Reading passage 1. The risk agriculture faces in developing countries. डेवलपिंग कंट्रीज में एग्रीकल्चर कैसे रिस्क्स को फेस कर रहा है. जो क्वेश्चन 1 से 3 हैं वो है विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. फर्स्ट क्वेश्चन है रेफरेंस टू कैरेक्टरिस्टिक्स दैट ओनली अप्लाई टू फूड प्रोडक्शन. ये पैराग्राफ है टू थिंग्स डिस्टिंग्विश फूड प्रोडक्शन फ्रॉम ऑल अदर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़. तो इसका मतलब ये दो चीज़ें हैं जो सिर्फ फूड प्रोडक्शन पे लगती हैं, किसी और तरह की प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ पे नहीं लगती. तो इसका मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड करके बताया है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे लगती है, फूड प्रोडक्शन में, क्योंकि ये चीज़ अलग है. टू थिंग्स एकदम अलग है फूड प्रोडक्शन में बाकियों से. फर्स्ट, एवरी सिंगल पर्सन नीड्स फूड एंड हैज़ अ राइट टू इट. पहली तो हर एक पर्सन को फूड चाहिए और उसका अधिकार भी है. सेकेंड, इट इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन नेचर. ये नेचर पे डिपेंडेंट है. दैट मीन्स बाकी जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं वो नेचर पे डिपेंडेंट नहीं है. और दूसरा कि वो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को चाहिए हो और उनका हक भी बने. तो ये जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन, ये हमारा आंसर आ जाएगा ई. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ई. सो हमें यहाँ पे बताया गया है जो सिर्फ और सिर्फ फूड प्रोडक्शन में इम्प्लीमेंट होती हैं, बाकियों पे नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफरेंस टू चैलेंजेस. चैलेंजेस होता है प्रॉब्लम्स या डिफिकल्टीज फेस्ड ओनली बाय फार्मर्स. जो सिर्फ और सिर्फ कौन फेस करते हैं, फार्मर्स, इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड मतलब किसी खास जगह पे. यहाँ पे लिखा है फार्मर्स एवरीवेयर, ये तो हर जगह हो गया. फेस मेजर रिस्क्स, हर जगह वो चैलेंजेस फेस करते हैं, इंक्लूडिंग एक्सट्रीम वेदर, लॉन्ग टर्म क्लाइमेट चेंजेस इन प्राइस वॉलेटिलिटी इन इनपुट एंड प्रोडक्ट मार्केट. हाउएवर स्मॉल होल्डर फार्मर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज. तो ये तो छोटे फार्मर्स हो गए और कहाँ पे हो गए, डेवलपिंग कंट्रीज में. सो इसका मतलब ये सर्टेन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हो गया डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं. मस्ट इन एडिशन डील विद मतलब वो चैलेंजेस फेस करते हैं, प्रॉब्लम्स फेस करते हैं. एडवर्स इन्वायरमेंट बोथ नेचुरल इन टर्म्स ऑफ सॉइल क्वालिटी एंड रेनफॉल. सो वो खराब इन्वायरमेंट से डील करते हैं, वो चैलेंजेस फेस करते हैं. दोनों नेचुरल हैं, जैसे सॉइल क्वालिटी हो गया और रेनफॉल हो गया. सो यहाँ पे हमारा आंसर बी. क्वेश्चन नंबर 3 है ए रेफरेंस टू डिफिकल्टीज. डिफिकल्टीज होता है अगेन प्रॉब्लम्स इन ब्रिंगिंग अबाउट कोऑपरेशन बिटवीन फार्मर्स. सो डिफिकल्टी के बारे में कहाँ पे बात हुई है कि फार्मर्स में कोऑपरेशन बनाने में, मतलब उनमें एकता बनाने में डिफिकल्टी क्या है. ये जो एच पार्ट है इसमें बेसिकली कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप्स बनाने के लिए बोला गया है. और यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू मर्फे collective action offers an important way for farmers to strengthen their political and economical bargaining power. collective action मतलब बेसिकली वो आपस में कोऑपरेशन में काम करें. तो यही वे है उनको स्ट्रेंथन करने का अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बार्गेनिंग पावर, एंड टू रिड्यूस देयर बिजनेस रिस्क भी कम होगा. लेकिन ये जो गिल्टन वॉन्ड दैट कलेक्टिव एक्शन डज नॉट कम एज अ फ्री गुड. ये कलेक्टिव एक्शन इतना आसानी से नहीं मिलता. इट टेक्स टाइम, ये समय लेता है, एफर्ट लेता है एंड मनी लेता है टू ऑर्गेनाइज, बिल्ड ट्रस्ट एंड टू एक्सपेरिमेंट. ये इतनी आसानी से नहीं आता है, इसमें बहुत समय लगता है, एफर्ट लगता है, पैसा लगता है, तभी ट्रस्ट बनता है. सो दैट मीन्स यहाँ पे बात हुई है डिफिकल्टीज इन ब्रिंगिंग अबाउट कॉपरेशन बिटवीन फार्मर्स. कॉपरेशन तो चाहिए उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लेकिन वहाँ पे डिफिकल्टीज वो फेस करते हैं. तो यहाँ पे आ गया आंसर एच. क्वेश्चन नंबर 4 to 9 ये है लिस्ट ऑफ पीपल. सो हमें मैच करना है लिस्ट ऑफ पीपल से, मतलब जो यहाँ पे लिस्ट ऑफ पीपल है ये सारे इन्होंने कुछ आर्गुमेंट्स किए हैं तो उनको हमें इन स्टेटमेंट से मैच करना है. फोर्थ क्वेश्चन है फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट डज नॉट ऑलवेज गो टू द फार्मर्स हु मोस्ट नीड इट. तो जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है, जैसे सब्सिडी हो गई, छूट हो गई, सब्सिडी को हम बोलते हैं छूट, ठीक है. जैसे हम कोई चीज़ खरीदें या फार्मर को चीज़ खरीदे उसे कुछ छूट मिले पैसे की फ्रॉम द गवर्नमेंट, डज नॉट ऑलवेज गो टू द फार्मर. ये हमेशा फार्मर के पास नहीं जाती जिसे वो चाहिए होती है. तो यहाँ पे अगर हम पढ़ें, सो एक पर्सन है रोबक कबीर, तो ये डायरेक्टर हैं यहाँ के. तो ये एक स्टेटमेंट बोलते हैं, इन फैक्ट स्टडीज शो दैट 60% ऑफ बेनिफिशरीज ऑफ सब्सिडीज, जो 60% हैं, 60% बहुत बड़ी वैल्यू है, जो
सब्सिडीज़ की, मतलब जो छूट मिलती है, सब्सिडीज़ होते हैं छूट, पैसे की छूट जो मिलती है बेनिफिशियरी, उसके जो बेनिफिशरीज हैं जिसको मिलनी चाहिए, आर नॉट पुअर, वो गरीब नहीं है, बट रिच लैंड ओनर्स हैं एंड नॉन फार्मर ट्रेडर्स हैं। तो वो ट्रेडर्स जो कारोबार करते हैं उसका, और जो लैंड ओनर्स हैं उनको सब्सिडी वो 60% उनको मिल जाती है। दैट मीन्स वो प्रॉपर फार्मर्स को नहीं पहुंच पाती। तो इसलिए हमारा ये जो आंसर होगा दैट विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, फार्मर्स कैन बेनिफिट फ्रॉम कोलैबोरेटिंग एज ए ग्रुप। जो फार्मर्स को बेनिफिट होगा वो अगर वो एज ए ग्रुप कोलैबोरेट करते हैं, इकट्ठे रहते हैं। सो ये जो मर्फे है ये बोलते हैं collective action offers an important way for farmers to strengthen their political and economic bargaining power and to reduce their business risk. So ये जो statement है हमारे, तो ये collective action की importance के बारे में बता रहे हैं कि उसी से उनको benefit हो सकता है। So इसलिए हमारा जो यहाँ पे आंसर होगा हमारे सोफिया हमारे आंसर वुड बी बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट कैन इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ फार्मर्स। फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब अगेन जो पैसा है गवर्नमेंट की तरफ से वो इम्प्रूव करेगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ फार्मर्स। सो फार्मर्स की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करेगा। सो एक पर्सन है शेंजन फैन हेल्ड अप सोशल सेफ्टी नेट्स एंड पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स। सो ये मतलब सोशल सेफ्टी और पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाते हैं, ठीक है, ये चलाते हैं कहाँ पे, इथोपिया, ब्राज़ील, मैक्सिको, एज वैल्यूबल वे टू एड्रेस पॉवर्टी अमंग फार्मिंग फैमिलीज। तो ये पॉवर्टी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं फार्मिंग फैमिलीज़ में, एंड रिड्यूस देयर वर्नेबिलिटी टू एग्रीकल्चर शॉक्स। तो और यहाँ ताकि उनको नुकसान ना हो, मतलब कम हो नुकसान उनका, जब उनको एग्रीकल्चर शॉक्स लगते हैं, जैसे मॉनसून नहीं हुआ तो फसल ख़राब हो गई, तो वो मैनेज कर पाएँ। However, some commentators respond that कुछ उसके commentators हैं वो बोलते हैं कि cash transfer to poor families do not necessarily translate into increased food security as these programs do not always strengthen food production or raise income। लेकिन ये जो cash transfer है, cash transfer, ये जो cash दे रहे हैं ना poor families को, ये ना ही इससे फूड सिक्योरिटी इंक्रीज होती है और ना ही ये स्ट्रेंथन करते हैं फूड प्रोडक्शन को और इनकम रेज करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ये। सो इसका मतलब ये जो अपना प्रोग्राम हेल्ड कर रहे हैं, ठीक है, पब्लिक वेलफेयर का, किसानों के लिए, फार्मर फैमिलीज़ के लिए पॉवर्टी को रिड्यूस करने का, मोस्ट लाइकली ये फिर कैश ट्रांसफ़र करते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि ये कैश ट्रांसफ़र, ये जो उसके अगेंस्ट कमेंट्स आ रहे हैं कि कैश ट्रांसफ़र से उनका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि ना ही इससे फूड सिक्योरिटी इंक्रीज होती है, ना ही फूड प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, ना ही इनकम रेज होती है। सो इसलिए हमारा ये जो आंसर होगा 6 का, दैट विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, फार्मर्स में बी हेल्प्ड। फार्मर्स को क्या होगी? हेल्प होगी इफ़ देर इज़ ए फाइनेंशियल इनपुट। फाइनेंशियल मतलब अगेन मनी से रिलेटेड टर्म हो गई, इनपुट मतलब उनको देना, बाय द सेम इंडिविजुअल्स हु बाय। सेम इंडिविजुअल्स हु बाय का मतलब हो गया कंज्यूमर्स। सो वही इंडिविजुअल्स जो खरीदते हैं, मतलब कंज्यूमर ही खरीदेगा। तो कंज्यूमर है जो, अगर वो फाइनेंशियल इनपुट दे तो फार्मर को, तो उससे उसकी हेल्प होगी। सो अगर ये हम समझें तो यहाँ पे एक पर्सन है सोनाली बशित, तो ये फाउंडर हैं यहाँ के इंडिया में, लिखती हैं दैट कॉपी प्यूनिटी सपोर्टेड एग्रीकल्चर, ये कोई भी स्कीम हो सकती है, वेयर सो ये जो स्कीम है इज़ ए रिस्क शेयरिंग मॉडल वर्थ मोर अटेंशन। ये एक रिस्क शेयरिंग मॉडल है जिस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये कौन सा मॉडल है? वेयर कंज्यूमर्स इन्वेस्ट इन लोकल फार्मर्स बाय सब्सक्रिप्शन एंड गारंटी प्रोड्यूसर्स ए फेयर प्राइस। तो ये वो है, मतलब ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें जो कंज्यूमर है, मतलब जो खरीदेगा, जो मतलब लेट्स सपोज हम सब्जी खरीदते हैं तो हम हो गए, हम इन्वेस्ट करेंगे इन लोकल फार्मर्स बाय सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कैसे होगा? जैसे कोई फार्मर को डेली बेसिस पे फार्मर हमें फूड देगा, तो यहाँ से सब्जियाँ वगैरह देगा, तो हम उनको डेली सब्सक्रिप्शन, जैसे दूध होता है हमारे घर पे रोज़ आता है तो हम महीने के एंड में उनको पैसे देते हैं, ऐसा सब्सक्रिप्शन मॉडल हो जाएगा, जिससे गारंटी मिलेगी प्रोड्यूसर को फेयर प्राइस की, मतलब जो भी सब्जी वगैरह उगा रहे हैं फार्मर्स हैं उनको अच्छी प्राइस मिलेगी। तो ये फाइनेंशियल इनपुट हो जाएगी फिर इंडिविजुअल्स के द्वारा जो खरीदते हैं उनकी, तो इससे फार्मर्स को हेल्प होगी। ये एक अच्छी टेक्निक हो सकती है। सो इसका आंसर फिर हम देंगे सोनाली विशिष्ट। सो आंसर इज जी। क्वेश्चन नंबर 8 है, गवर्नमेंट कैन हेल्प टू रिड्यूस वेरिएशन इन प्राइजेस। जो गवर्नमेंट है वो हेल्प कर सकती है प्राइजेस के वेरिएशन को रिड्यूस करने में।
तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर देखें, सोफिया मरे सजेस्ट करती हैं कि अगर गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट करती है, मतलब होल्डिंग ऑफ स्टॉक्स करती है, कैन ऑल्सो हेल्प मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब होता है रिड्यूस करना, वाइल्ड स्विंग्स, स्विंग्स मतलब हो गया जैसे हम स्विंग झूला होता है ऊपर गया नीचे गया, तो वैसे स्विंग्स का मतलब हो गया वेरिएशन, तो इसलिए हम ये क्लियर हो जाएगा कि ये किसकी बात हो रही है, वेरिएशन की। सो वाइल्ड स्विंग्स हैं जो, उसको रिड्यूस करती हैं इन फूड प्राइजेस बाय एलिविएटिंग अनसर्टनिटीज अबाउट मार्केट सप्लाई। तो क्योंकि वो रिड्यूस, एलिविएटिंग हो गया रिड्यूस करना, अनसर्टनिटीज़ हैं जो मार्केट सप्लाई में, सप्लाई मतलब फूड कहीं कम हो गया ज़्यादा हो गया, क्योंकि फूड के कम ज़्यादा होने से प्राइजेज ऊपर इंक्रीज डिक्रीज होंगे, तो इससे जो गवर्नमेंट ये जो प्रोसेस यूज़ करती है प्रोक्योरमेंट का, उसे फूड प्राइजेस के स्विंग्स को रिड्यूस किया जा सकता है। सो आंसर विल बी, ये किसने बोला था, सोफिया मरे, सो आंसर विल बी बी। नेक्स्ट है, इम्प्रूवमेंट टू इंफ्रास्ट्रक्चर कैन हेल्प ए मेजर इम्पैक्ट ऑन रिस्क फॉर फार्मर्स फ्रॉम देम। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स होता है, बस मोस्ट लाइकली हाईवेज वगैरह, कैन हैव ए मेजर इम्पैक्ट ऑन रिस्क फॉर फार्मर्स फ्रॉम देम। तो इम्प्रूवमेंट्स अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में हो तो उससे काफ़ी बड़ा मेजर इम्पैक्ट हो सकता है रिस्क पे ऑन फार्मर्स फ्रॉम देम। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, ये पर्सन है, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, आर्ग्यू करते हैं दैट गवर्नमेंट कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस रिस्क फॉर फार्मर्स बाय प्रोवाइडिंग बेसिक सर्विसेज लाइक रोड्स टू गेट प्रोड्यूस मोर एफिशिएंटली टू मार्केट, और वाटर और फूड शॉर्टेज फैसिलिटीज टू रिड्यूस लॉसेस। तो रोड्स वगैरह जो हैं, ठीक है, तो वो अगर अच्छे हो जाएं, ठीक है, तो जो किसानों का रिस्क जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो मार्केट में एफिशिएंटली वो पहुंचा सकते हैं, ठीक है। वाटर या फूड से शॉर्टेज सर्विसेज अगर बेटर हों तो लॉसेज रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बेटर हो जाए तो बहुत से मेजर रिस्क मैनेज किए जा सकते हैं फार्मर्स के लिए। सो ये पर्सन है ए, सो हमारा आंसर आ जाएगा 8th 9th का ए। सो नेक्स्ट 10th और 11th क्वेश्चन है, विच टू प्रॉब्लम्स आर मैंशनड। सो हम कौन सी दो प्रॉब्लम्स हैं जो मैंशन की गई हैं, विच अफेक्ट फार्मर्स विद स्मॉल फार्म्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। जो फार्मर्स हैं जिनके पास छोटे फार्म्स हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, तो वो कैसी प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करते हैं, कौन सी प्रॉब्लम है जो फेस कर रहे हैं यहाँ पे। सो मैनी essayists mentioned climate change and its consequences for small scale agriculture। consequences होते हैं परिणाम, ठीक है। सो क्लाइमेट चेंज और उसके कॉन्सिक्वेंसेज फॉर स्मॉल स्केल एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारे उन्होंने मेंशन किया है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है रिड्यूसिंग क्रॉप यील्ड हो गया, क्लाइमेट चेंज इंक्रीजेज द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो गए, इंक्रीज स्मॉल होल्डर्स वल्नरेबिलिटी, उनको ज़्यादा नुकसान होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि वेदर पैटर्न्स हैं वो अनप्रडिक्टेबल होते हैं, तो फार्मर्स को डिफिकल्टी होती है इन मैनेजिंग वेदर रिलेटेड रिस्क। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। सेकंड, सम पार्टिसिपेंट्स एक्सप्लेन दैट मार्केट प्राइस वॉलेटिलिटी होता है जिसमें कोई चीज़ स्टेबल ना हो, बहुत ऊपर नीचे हो, इज ऑफन वर्सनड बाय द प्रेजेंस ऑफ इंटरमीडिएटरी परचेजर्स हु टेक एडवांटेज ऑफ फार्मर्स वल्नरेबिलिटी, डिक्टेट प्राइजेस। सो बेसिकली जो मार्केट प्राइस वॉलेटिलिटी है, मतलब प्राइस कभी बढ़ जाए कम हो जाए, तो ये और भी ख़राब हो जाता है इंटरमीडिएटरी मतलब जो बीच के परचेजर्स होते हैं ना, जैसे वो फॉर एग्जांपल हम तक जो फूड पहुंचेगा किसान से डायरेक्टली नहीं पहुंचेगा, बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएटरी हैं जो बीच वाले वो बैठे हुए हैं, तो वो एडवांटेज लेते हैं फार्मर्स की इस प्रॉब्लम का। तो हु डिक्टेट प्राइसेस, वो प्राइस डिसाइड करते हैं कि हाँ भी कितने प्राइस पे बेचेंगे कितने पे नहीं। फार्मर से खरीद लेते हैं सस्ते दाम में, तो फिर वो प्राइस डिसाइड करते हैं कि आगे वो कंज्यूमर पे कितने कितने पे बेचना है। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। सो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा, एक तो होगा डी द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग वेदर पैटर्न्स, और एक आंसर हो जाएगा ई हैविंग टू सेल देयर गुड्स टू इंटरमीडिएटरी बायर्स। विच टू एक्शंस, कौन से दो एक्शंस हैं, आर रिकमेंडेड फॉर इम्प्रूविंग कंडीशंस फॉर फार्मर्स। तो फार्मर्स की जो कंडीशंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए कौन से दो एक्शंस बताए गए हैं। अगर यहाँ पे एक तो हमने यहाँ पे देखा था एच पैराग्राफ में कि वो कलेक्टिव एक्शन की बात कर रहे थे, तो कलेक्टिव एक्शन जो है वो फार्मर्स की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बार्गेनिंग पावर को स्ट्रेंथन कर सकती है और बिजनेस को रिड्यूस कर सकती है, ठीक है। तो इसलिए बोला था in order to apply what we already know, all stakeholders including business, government, scientists and civil society must come together, stating
स्टार्टिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द वैल्यू चेन, मतलब हम सबको इकट्ठे होके ये काम करना चाहिए। तो एक तो हो गया, सो इनकरेज सॉरी ऑर्गेनाइजिंग कोऑपरेशन बिटवीन ए वाइड रेंज ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज। तो उनको सब कलेक्टिव एक्शन लेना है किसानों को, और इसको अप्लाई करने के लिए हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, एक सोनिया बिष्ट ने सजेशन दी थी, उसने लिखा था कि हमें ऐसे सपोर्टिंग एग्रीकल्चर हमें करना चाहिए जिससे जो रिस्क शेयरिंग मॉडल बन जाए, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नॉट ओनली इनकरेज स्मॉल स्केल एग्रीकल्चर बट आल्सो गिव कंज्यूमर मोर कंट्रोल ओवर द फूड दे कंज्यूम, शी रोट। तो मतलब उसने बोला था कि हम सब्सक्रिप्शन मॉडल लोकल फार्मर से लें, जहाँ पे प्रोड्यूसर्स को गारंटी हो जाए कि उनको अच्छा प्राइस मिलेगा, बीच वाले ख़त्म ही हो गए। तो बीच वाले अगर ख़त्म हो जाएंगे तो किसान डायरेक्टली हमें फूड सप्लाई कर सकता है, तो हम सब्सक्रिप्शन मॉडल पे उससे फूड ले सकते हैं, 6 महीने की महीने हमें डेली बेसिस पे ये चीज़ मिल जाए तो हम किसान को डायरेक्टली पैसा देंगे। तो इससे इंकरेजमेंट मिलती है स्मॉल स्केल एग्रीकल्चर को, ठीक है, और कंज्यूमर को भी कंट्रोल मिलता है कि वो क्या कंज्यूम करना चाहते हैं कि नहीं। तो इसलिए हमारा डी आंसर हो जाएगा, इनकरेजिंग कंज्यूमर्स टू टेक ए फाइनेंशियल स्टेक इन फार्मिंग। तो वो फाइनेंशियल स्टेक ले फार्मिंग में, तो खुद ही पैसा दे डायरेक्ट एग्रीकल्चर वालों को, मतलब किसानों को, और क्या खाना है क्या नहीं खाना तो डायरेक्टली उनको बताएं, ठीक है। सो हमारा आंसर हो जाएगा डी। सो नेक्स्ट टॉपिक है द लॉस्ट सिटी। एन एक्सप्लोरर्स एनकाउंटर विद द रोइंड सिटी। सो एनकाउंटर का मतलब होता है सामना करना, सो एक्सप्लोरर मतलब जो खोज पे जाता है। सो जो खोज पे जाता है उसने एनकाउंटर किया विद द रोइंड, रोइंड मतलब जो तबाह हो चुकी है, सिटी ऑफ माचू पिचू, द मोस्ट फेमस आइकॉन ऑफ द इनका सिविलाइजेशन। सो सबसे बड़ी जो फेमस जो आइकन है इनका सिविलाइजेशन का, तो उसके बारे में है। सो फर्स्ट लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे पैराग्राफ ए। व्हेन द यूएस एक्सप्लोरर एंड एकेडमिक हिराम Brigham arrived in the South Africa in 1911, he was ready for what was to be the greatest achievement of his life. जब यूएस एक्सप्लोरर जो है, उसका नाम दिया हुआ है, वो साउथ अमेरिका में आया 1911 में, तो वो रेडी था अपनी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट के लिए, ठीक है। तो द एक्सप्लोरेशन ऑफ द रिमोट मतलब बहुत दूर जो है, हिंडरलैंड टू द वेस्ट ऑफ कुस्को, द ओल्ड कैपिटल ऑफ इन द एनरिच माउंटेन ऑफ पेरू, उसने एक्सप्लोरेशन स्टार्ट की थी यहाँ पे। हिज गोल वॉज टू लोकेट द रिमेन्स ऑफ ए सिटी कॉल्ड विटकॉस, द लास्ट कैपिटल ऑफ द इनका सिविलाइजेशन। सो उसका जो मेन गोल था वो ये था कि उसको ये ढूंढना था, इस प्लेस को, सो विटकॉस को ढूंढना था। सो यहाँ पे अगर लिस्ट ऑफ, इसी से हम लिस्ट ऑफ हेडिंग में चेक करें तो डिफरेंट अकाउंट्स ऑफ द सेम जर्नी, gain support, ये पर्सन है support, a common belief, aim of the trip, dramatic description, a new route, publishes theory, lack of enthusiasm। so हम जो आंसर दे सकते हैं that is the aim of the trip, so his goal was to locate this thing, तो उसका ये aim था। so हमारा जो ए आंसर है उसका आंसर हो जाएगा 4। so paragraph B, when Brigham and his team set off down to this place in late July, तो जब वो और उसकी टीम लेट जुलाई में निकले वहाँ जगह में, दे हैड एन एडवांटेज ओवर ट्रैवलर्स हु हैड प्रोसीडेड देम, तो उनके पास एक एडवांटेज था, जो उनसे पहले जो प्रोसीडेड देम, मतलब उनसे पहले जो वहाँ पे गए थे ना, उनके पास वो एडवांटेज नहीं था। वो क्या था? ए ट्रैक हैड रिसेंटली बीन ब्लास्टेड डाउन, ब्लास्टेड मतलब एक ट्रैक था ना, वो रिसेंटली उसको ब्लास्ट किया था, मतलब ब्लास्टेड डाउन मतलब उसको नया बनाया था। एंड द वैली कैनन टू अनेबल रबर टू बी ब्रॉट अप बाय म्यूल्स फ्रॉम द जंगल, ठीक है। वहाँ पे ना अभी मे बी पहाड़ियाँ होंगी, तो वहाँ पे एक ब्लास्ट करके एक ट्रैक बनाया गया था, ताकि उस जगह से, वैली से रबर जो है वो म्यूल्स जो होते हैं, घोड़े जैसे दिखते हैं जो, उनसे जंगल थ्रू म्यूल्स फ्रॉम द जंगल, सो वहाँ से वो लेके आ सकें, क्या रबर लेके आ सकें। ऑलमोस्ट ऑल प्रीवियस ट्रेवलर्स हैड लेफ्ट द रिवर ऑफ एट दिस एंड टेकन ए हाई पास अक्रॉस द माउंटेन्स टू रीजॉइन द रिवर लोअर डाउन। तो बाकी जितने भी प्रीवियस ट्रेवलर थे ना, तो वो रिवर जाते नहीं थे, वो रिवर को छोड़ देते थे और वो हाई पास एक माउंटेन के ऊपर से जाते थे टू रीजॉइन द रिवर लोअर डाउन, तो नीचे रिवर पे वो आके मिलते थे।
देयर बाय कटिंग ए सब्सटैंशियल कॉर्नर, तो एक हिस्सा तो वो जाते ही नहीं थे, बट ऑल्सो देयर फॉर नेवर पास थ्रू द एरिया अराउंड मैकू पिचू, तो इसलिए वो कभी भी इस एरिया के पास निकले ही नहीं। मतलब तो ये जो ब्लास्ट होने से उनको एक ऑप्शन मिल गई, तो फिर वो क्योंकि वहाँ पर रूट बन गया, तो वो उस रूट से उन्होंने जाना शुरू किया, लेकिन जो पहले उनसे गए थे पिछले एक्सप्लोरर वो कभी भी उस रूट से गए ही नहीं। सो इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा बी का 6th, अ न्यू रूट। सो सी है, ऑन 24th जुलाई देर वर अ फ्यू डेज इन टू देयर डिसेंट इन ऑफ द वैली। डिसेंट होता है, असेंट होता है ऊपर जाना, डिसेंट होता है नीचे आना। तो कुछ ही दिन हुए थे वो वैली के नीचे आए। द डे बिगेन स्लोली, शुरू हुआ दिन। ये जो पर्सन है बिंगम, इसने अरेंज किया है कुछ म्यूल्स को नेक्स्ट डे ट्रीक पे निकलने के लिए, मतलब अपनी जर्नी पे निकलने के लिए। हिज कैंपेनियंस शोड नो इंटरेस्ट इन अकम्पनिंग हिम, तो उसके जो कैंपेनियंस थे वो इच्छा नहीं थी उनकी जाने का, उसके साथ जाने का। अप द नियर बाय हिल टू सी सम रूइंस दैट अ लोकल फार्मर, उसका नाम है, हैड टोल्ड देम अबाउट द नाइट बिफोर। तो एक लोकल फार्मर था, उसने बताया था कि मुझे कुछ रूइंस मिले हैं वहाँ पे। तो लेकिन जो उसके कैंपेनियंस थे उनका कोई मन नहीं था उसके साथ जाने का वो रूइंस देखने के लिए। द मॉर्निंग वॉज डल एंड डैम, मॉर्निंग ठीक ठाक थी, थोड़ी सीली सी थी। और बिंगम ऑल्सो सीम टू हैव बीन लेस देन कीन ऑन द प्रोस्पेक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द हिल, तो उसका भी खुद कोई खास मन नहीं था कि वो जाए। ठीक है। इन हिज बुक लॉस्ट सिटी ऑफ द Encas, he related that he made the ascent without having the least expectation that he would find anything at the top। ठीक है, उसने अपनी बुक में भी बताया कि वो गया तो था, लेकिन उसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि उसके टॉप में कोई कुछ मिलेगा। इसलिए हमारा आंसर जो सी है, अगर हम सारी इन्फॉर्मेशन को देखें तो हमें ये ऑप्शन मिल जाएगा। लैक ऑफ एंथुसियाज्म होता है कि मतलब सी पर अगर हमें ये बताया गया था कि उसका कोई भी मन नहीं था, एंथुसियाज्म उसमें कोई नहीं था कि हाँ भाई वो जाए वहाँ पे, ऊपर जाए, देखे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। सो इसलिए हमारा जो आंसर आ जाएगा वो होगा 8th। सो लैक ऑफ एंथुसियाज्म, उस पर्सन का लैक ऑफ एंथुसियाज्म। नेक्स्ट है, ब्रिंगम राइट्स अबाउट द अप्रोच इन विविड स्टाइल इन हिज बुक। तो उसने एक विविड स्टाइल होता है एक जैसे बड़ा ही ड्रामेटिक सा स्टाइल हो, अपनी बुक में उसने अपने अप्रोच के बारे में बताया। इसी लाइन से हमें वैसे पता लग जाएगा ए ड्रामेटिक डिस्क्रिप्शन, हमें आगे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। फर्स्ट ही क्लाइम्स अप द हिल, ही डिस्क्राइब्स द एवर प्रेजेंट पॉसिबिलिटी ऑफ डेडली स्नेक्स, तो वो कैसे चढ़ा, फिर डेडली स्नेक्स के बारे में बताया। कैपेबल ऑफ मेकिंग कंसिडरेबल स्प्रिंग्स व्हेन इन परस्यूट्स ऑफ देयर प्रे, नॉट दैट ही सीज एनी, then there is a sense of mounting discovery and he comes across great sweeps of terraces। ठीक है, सो ये हमारा आंसर आ जाएगा ए ड्रामेटिक डिस्क्रिप्शन। तो वो डिस्क्रिप्शन दे रहा है अपनी बुक में सारा कुछ, सो आंसर हो जाएगा वी। 5th पैराग्राफ ई है, वी शुड रिमेंबर दैट लॉस्ट सिटी ऑफ द इनकास इज ए वर्क ऑफ हिंडसाइट। तो हिंडसाइट जो मतलब वर्ड होता है उसका मतलब होता है कि जो चीज़ पहले हो जाए फिर समझ में आए। तो उसने कहा हमें याद रखना चाहिए कि ये जो लॉस्ट सिटी है इनकास का, ये एक वर्क ऑफ हिंडसाइट है, मतलब पहले करेंगे फिर समझ आएगा। नॉट रिटन अंटिल 1948, ये 1948 तक लिखी नहीं थी, मैनी ईयर्स आफ्टर हिज जर्नी, मतलब उसकी जर्नी जो थी वो वहाँ पे गया था उससे भी बहुत साल बाद ये लिखी गई थी। हिज जर्नल एंट्रीज ऑफ द टाइम रिवील ए मच मोर ग्रेजुअल एप्रिसिएशन ऑफ हिज अचीवमेंट। जर्नल एंट्रीज मतलब लेट्स सी, मतलब उसने जो भी लिखा था अपनी डायरी में या जो भी उसने एंट्रीज की थी उस टाइम की रिकॉर्डिंग की थी, रिवील करता है मच मोर ग्रेजुअल एप्रिसिएशन। ग्रेजुअल होता है धीरे धीरे एप्रिसिएशन हुई उसकी अचीवमेंट की। ठीक है। ही स्पेंट द आफ्टरनून एट द रोइंस, उसने पूरी जो दोपहर है वो रोइंस मतलब जहाँ पे वो गया था उस पहाड़ी पे, उसने वो रोइंस होता है मतलब जो भी अवशेष बचे हैं, कोई चीज़ तहस नहस हो चुकी है, अब जो भी वो बचा है वहाँ पे उसने अपनी स्पेंड की आफ्टरनून। नोटिंग डाउन द डायमेंशंस ऑफ सम ऑफ द बिल्डिंग्स, उसने देखा कि मतलब कुछ नोट किया कैसी हैं बिल्डिंग्स क्या है। देन डिसेंडेड एंड रीजॉइंड हिज कंपेनियंस, तो फिर वो नीचे आ गया, रीजॉइन किया उसने अपने कंपेनियन दोस्तों को। टू होम ही सीम टू हैव सेड लिटिल अबाउट हिज डिस्कवरी, लेकिन उसने कुछ खास बताया नहीं उसने अपनी डिस्कवरी के बारे में। एट दिस स्टेज भिंगम डिडेंट रियलाइज द एक्सटेंट और द इम्पोर्टेंस ऑफ द साइट। इस समय ना उसको इतनी इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आई किस हद तक उसकी इंपॉर्टेंस है। नॉट डिड ही रियलाइज व्हाट यूज ही कुड मेक ऑफ द डिस्कवरी, उसको ये भी नहीं रियलाइज हुआ कि मैं करूँगा क्या इस डिस्कवरी का।
तो इस इंफॉर्मेशन में ई पैराग्राफ में उसने एक डिफरेंट अकाउंट्स ऑफ द सेम जर्नी, अकाउंट्स होता है मतलब डिस्क्रिप्शन, उसने एक डिफरेंट डिस्क्रिप्शन दी है अपनी जर्नी की। मतलब उससे कुछ खास लगा ही नहीं कि हाँ भाई वो कुछ खास है, उसने अपने दोस्तों को भी कुछ नहीं बताया। सो एक डिफरेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेम जर्नी, मतलब उसने लगा कि वो बिल्कुल भी खास नहीं है। सो इसलिए हमारा आंसर ई का आ जाएगा फर्स्ट। एफ पैराग्राफ है, हाउएवर सून आफ्टर रिटर्निंग इट occurred to him that he could make a name of himself from this discovery. जल्दी जब वो वापस आया ना, उसको फिर ऐसा लगा नहीं यार मेरा नाम बन सकता है इस डिस्कवरी से, मतलब उसके काफ़ी फेम मिल जाएगा। When he came to write the National Geographic magazine article that broke the story to the world in April 1930, he knew he had to produce a big idea. तो जब वो आया नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन में अपने आर्टिकल के बारे में अप्रैल 1933 में फर्स्ट टाइम बोलने के लिए, तो उसे पता था कि वो उसे एक बिग आइडिया प्रोड्यूस करना है। ही वॉन्डर्ड वेदर इट कुड हैव बीन द बर्थ प्लेस ऑफ द वेरी फर्स्ट इनका। तो उसे लगा कि हाँ ये वो बर्थ प्लेस हो सकती है द वेरी फर्स्ट इनका की, मतलब जो सिविलाइजेशन थी वहाँ पे वो स्टार्ट हुआ, मैंको द ग्रेट। एंड वेदर इट कुड ऑल्सो हैव बीन what chronicles describe as the lost city of the Inca। तो शायद ये भी हो सकता है कि जो उसे मिला है ना वो वही है last city of Incas, वही है। His team referred to this place, the settlement where the Inca had fled from Spanish invaders in the 1530। तो उसकी टीम ने रेफ़र किया ये वही प्लेस है यहाँ पे जो सेटलर्स थे स्पेनिश इन्वेडर्स से बच के वहाँ पे आ गए थे। इन्वेडर होते हैं वो को तबाह करने वाले, या वहाँ पे घुसपैठ जो हो गए थे। बिंगम मेड desperate attempts to prove his belief for nearly 40 years. Sadly, his vision of the site as both the beginning and end of the Inca civilization, while its magnificent one, is inaccurate. तो उसने काफ़ी कोशिश की वो सब लोगों को कन्विंस करे, लेकिन वो सही नहीं था, मतलब उसकी जो एक्सप्लेनेशन थी वो सही नहीं थी। वी नो now that this place actually lies 65 किलोमीटर अवे in the depth of the jungle। और आज हमें ये पता है कि वो जो जगह है जो वो ढूंढ रहा था वो 65 किलोमीटर दूर जंगल के बीच में है। तो उसने पूरी कोशिश की कि हाँ कि वो सब माने कि वही जगह है जो उसने ढूंढी थी, वो वही बिगनिंग और एंड वहीं पे हुआ था, लेकिन वो एक्चुअली 65 किलोमीटर दूर था। सो यहाँ पे आ गया कॉमन बिलीव, गेन सपोर्ट, तो ये भी हो चुका। सो हमारा सेकंड, थर्ड और सेवन्थ में से आंसर आ जाएगा पब्लिश्ड हिज थ्योरी। इस पर्सन ने अपनी थ्योरी को पब्लिश किया, सबको बताया कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है। पैराग्राफ जी है, वन क्वेश्चन दैट हैज़ परप्लेक्स्ड विजिटर्स, हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट अलाइक एवर सिंस ब्रिंघम इज व्हाई द साइट सीम्स टू हैव बीन अबंडन्ड बिफोर द स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट। एक चीज़ जो सबको हैरान करती थी, परप्लेक्स मतलब हैरान करती थी विजिटर्स को, हिस्टोरियंस को, आर्कियोलॉजिस्ट को, उसी बिंगम जैसे मतलब वो भी हैरान था कि वो अबंडन मतलब छोड़ क्यों दी स्पेनिश ने, जब वहाँ पे आके कब्जा किया तो उस साइड को छोड़ क्यों दिया उससे पहले ही। देयर इज़ नो रेफरेंस टू इट बाय एनी ऑफ द स्पेनिश क्रॉनिकलर्स। ऐसे स्पेनिश रिकॉर्ड्स में ऐसा कोई रेफरेंस नहीं है। एंड इफ दे हैड नोन ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस सो क्लोज टू Costco, they would certainly have come in search of gold। तो अगर उनको ये पता होता, इस एग्जिस्टेंस का पता होता कि वो ये है, तो वो डेफिनेटली इस गोल्ड की सर्च में आते। गोल्ड मतलब ये गोल्ड कोई सोने की बात नहीं हो रही, मोस्ट लाइकली मेरे हिसाब से ये बात हो रही है कि वो जो लोकेशन है वो इतनी इंपॉर्टेंट थी, इतनी फेमस थी, मतलब इतनी ज़रूरी थी ढूंढने, तो वो तो इसे सर्च करने आते ही। The idea which has gained wild acceptance over the past few years is that Machu Picchu was a Moya, a country state built by an Inca emperor to escape the cold winters of Cusco, where the elite could enjoy monumental architecture and spectacular view। ठीक है, तो इससे जो कॉमन आइडिया था ना वो ये था कि ये जो मैचू पिचू है ना जो वो ढूंढ रहे थे, वो एक ऐसी एक स्टेट है, वॉज ए मोया, मतलब उसका मतलब है कि एक कंट्री स्टेट था। मतलब जैसे कोई पर्सन है, उसने अपना जो एक मेन उसका किंगडम हो गया, ठीक है, किंगडम मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वो उसका एक राज्य हो गया, तो उसने बाहर थोड़ी दूर एक वहाँ पे कोई जैसे हॉलीडे मेकिंग के लिए,
ठीक है, हॉलीडे पे जाने के लिए। सो थोड़ी देर दूर एक एस्टेट बना रखा था जहाँ पे अगर ठंड होती, जब कॉस्को में ठंड होती थी, तो चलो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे उनका इनकम है, जब ठंड है तो वो हॉलीडे या कोई थोड़े दिन ठंड से बचने के लिए वो इस प्लेस पे चले जाते थे। वो प्लेस थी मैचू पिचू। ठीक है, तो वहाँ पे जो एलाइट थे, जो वो इन्जॉय करते थे मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर एंड स्पेक्टेकुलर व्यू, इतना अच्छा दृश्य है, व्यू है, वो सब इन्जॉय करते थे। सो इसके बेस पे अगर हम आंसर दें तो आंसर हो जाएगा थर्ड, अ कॉमन बिलीफ। गेन सपोर्ट ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो कॉमन बिलीफ क्यों? क्योंकि आइडिया ये था ओवरऑल कि लोग ये समझते थे कि ये उन्होंने कोई ऐसा हॉलीडे डेस्टिनेशन बनाया होता इस प्लेस को। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 3। सो नेक्स्ट 21 से 24 क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। 21st क्वेश्चन है, बिंघम वेंट टू साउथ अमेरिका इन सर्च ऑफ एन एनका सिटी। एन मतलब कोई एक एनका सिटी की सर्च में वो गया था साउथ अमेरिका। तो यहाँ पे लिखा भी है, हिज गोल वॉज टू लोकेट द रिमेन्स ऑफ ए सिटी कॉल्ड विक्टकॉस, द लास्ट कैपिटल ऑफ एनका सिविलाइजेशन। सो एनका सिविलाइजेशन का लास्ट कैपिटल जो थी विक्टकॉस, उसे ढूंढने गया था। तो वो आया भी इसी 1911 में वो आया था साउथ अमेरिका में। तो वो एक्सप्लोर करने आया था इस प्लेस को। ठीक है, सो बिल्कुल, सो ये आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंगम चोज ए पर्टिकुलर रूट डाउन द यूरोबामा वैली बिकॉज इट वॉज द मोस्ट कॉमन रूट यूज बाय द ट्रेवलर्स। ये मोस्ट कॉमन रूट था, मतलब सारे ये यूज़ करते होंगे तभी मोस्ट कॉमन होगा। लेकिन यहाँ पे हमने पढ़ा था कि ही हैड एन एडवांटेज ओवर ट्रेवलर्स हु हैड प्रोसीडेड देम। तो उसके पास एक एडवांटेज था, जो उससे पहले ट्रेवलर आए थे ना। तो वो एडवांटेज क्या था? जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि वो एक ट्रैक अभी रिसेंटली ब्लास्ट हुआ था डाउन द वैली कैनन टू अनेबल रबर टू बी बॉट अप बाय द म्यूल्स फ्रॉम द जंगल। तो जंगल्स में से रबर को लाने के लिए वो एक ट्रैक बनाया गया था। लेकिन उससे पहले जो ट्रैवलर्स थे तो वो हाई पास से निकलते थे, माउंटेन के ऊपर से निकलते थे और रिवर के नीचे आके रिजॉइन करते थे। लेकिन इसलिए वो वहाँ पे गए ही नहीं। तो वो उस जब वो गया ना, उसे एक अलग सा एक रूट मिल गया जो कॉमन नहीं था। उससे पहले जो लोग थे वो वहाँ पे वो ट्रैवल नहीं करते थे उससे, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन है, बिंगम अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ मैचू पिचू एज सून एज ही सॉ इट। उसने उसकी सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस को जान लिया था जैसे ही उसने उसको देखा था। सो ये भी आंसर हो जाएगा फॉल्स। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे लिखा है, बिंगम डिडंट रियलाइज द एक्सटेंट और इम्पोर्टेंस ऑफ द साइट, नॉर डिड ही रियलाइज वट यूज ही कुड मेक ऑफ द डिस्कवरी। उसको रियलाइज़ ही नहीं हुआ था जब वो वहाँ पे गया था। हमने पढ़ा था कि हाँ भाई, उसको रियलाइज़ ही नहीं हुआ उसकी साइट की इंपॉर्टेंस क्या थी जब वो वहाँ से वो रूइंस में वो सारी डिमेंशंस वगैरह लेके आया था। मतलब उस सारी नोट की थी उसने चीज़ें, नीचे आया लेकिन उसने कुछ बताया नहीं अपने दोस्तों को, कंपेनियंस को, तो कि उसको इंपॉर्टेंस के बारे में पता ही नहीं था। इसके लिए ये आंसर आ जाएगा फॉल्स। लास्ट है, बिंगम रिटर्न टू मैका पिचू इन ऑर्डर टू फाइंड एविडेंस टू सपोर्ट हिज थ्योरी। तो वो वापस आया, ऐसी हमें इंफॉर्मेशन कहीं भी गिवन नहीं है कि वो अपने एविडेंस को, अपनी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए, एविडेंस ढूंढने के लिए वापस आया। सो इसलिए ये हमारा आंसर आ जाएगा नॉट गिवन। 25 से 26 क्वेश्चन है, ब्लैंक्स, कंप्लीट द सेंटेंस बिलो, वन वर्ड ओनली। सो हम सिर्फ वन वर्ड यूज कर सकते हैं। द ट्रैक दैट टुक ब्रिंगम डाउन द वैली हैड बीन क्रिएटेड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डैश। तो जो ट्रैक था जो वो वैली के नीचे गया, तो वो किस वजह के लिए क्रिएट किया गया था? सो हमने यहाँ पे देखा है, तो ट्रैक को ब्लास्ट डाउन किया गया था वैली में टू अनेबल रबर टू बी ब्रॉट अप बाय म्यूल्स फ्रॉम द जंगल। तो वो किसको ट्रांसपोर्ट करना था? रबर को। सो इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा रबर। 26 क्वेश्चन है, ब्रिंगम फाउंड आउट अबाउट द रुइंस ऑफ मैचू पिचू फ्रॉम ए डैश इन द वैली। तो किससे उसे पता लगा था उसके रुइंस कहाँ पे हैं? ठीक है, इसको पता कैसे लगा? तो यहाँ पे लिखा था, his companion showed no interest in accompanying him up the nearby hill to see some ruins that a local farmer ये जो पर्सन है had told them about the night before। तो इसका मतलब ये है कि जो उसके दोस्त थे ना, कंपेनियंस थे, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था कि वो रुइंस को मतलब जाके देखें हिल के ऊपर,
जो लोकल फार्मर ने उसे एक रात पहले बताए थे। तो ये रुइंस के बारे में उसको एक्चुअली किसने बताया था? फ्रॉम ए फार्मर। नेक्स्ट टॉपिक है द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल मतलब दो लैंग्वेजेस जो पर्सन बोल सकता है उसे बोलते हैं बाइलिंगुअल। तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं? सो स्टार्ट करेंगे, कंप्लीट द टेबल बिलो, चूज नो मोर देन 2 वर्ड्स। सो हम मैक्सिमम 2 वर्ड्स चूज कर सकते हैं टेबल को कंप्लीट करने के लिए। Research shows that when a bilingual person uses one language, the other is active at the same time. रिसर्च ये शो करती है कि जब bilingual person, जो दो लैंग्वेज जानता है पर्सन, वो एक लैंग्वेज यूज़ करता है तो दूसरी भी एक्टिव होती है उसी समय। When he hears a word, we don't hear the entire word all at once. जब हम कोई वर्ड को सुनते हैं हम सारा वर्ड एक साथ नहीं सुनते। द साउंड अराइव्स इन सीक्वल ऑर्डर, सिक्वेंशियल ऑर्डर। तो जो साउंड है वो सिक्वेंशियल ऑर्डर में आता है, मतलब धीरे धीरे सीक्वेंस में आता है। लॉन्ग बिफोर द वर्ड इज फिनिश्ड, मतलब वर्ड को फिनिश करने से पहले ही द ब्रेन लैंग्वेज सिस्टम बिगेन्स टू गेस व्हाट दैट वर्ड माइट बी। तो ब्रेन हमारा ना, ब्रेन लैंग्वेज सिस्टम जो है वो पहले ही गेस करना शुरू कर देता है ये वर्ड क्या होगा। इफ़ यू हेयर कैन, तो अगर आप कैन सुने, यू विल लाइकली एक्टिवेट वर्ड्स लाइक कैंडी एंड कैंडल एज वेल, एट लीस्ट ड्यूरिंग द अर्लियर स्टेज ऑफ द वर्ड रिकॉग्निशन। जैसे अगर कोई कैन बोले तो आपका दिमाग इतना फास्ट है ना, तो वो उसे लगा नहीं ये कैंडी बोलेगा या कैंडल बोलेगा। मतलब जैसे ही स्टार्टिंग में अगर कैन नहीं बोल रहा है तो उसमें हमारा दिमाग इतना फास्ट काम करता है कि वो किसी ना किसी वर्ड को वो एंटिसिपेट करेगा कि अच्छा ये बोलने वाला है। ठीक है, जब अर्लियर स्टेज ऑफ वर्ड रिकॉग्निशन में। फॉर बाइलिंगुअल पीपल दिस एक्टिवेशन इज नॉट लिमिटेड टू सिंगल लैंग्वेज। तो जो दो लैंग्वेज बोलते हैं ये एक्टिवेशन सिंगल लैंग्वेज में लिमिटेड नहीं है। ऑर्डिनरी इनपुट्स एक्टिवेट्स कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड्स रिगार्डलेस ऑफ द लैंग्वेज टू विच दे बिलोंग। जैसे कोई पर्सन कैन बोले तो उसे लगेगा नहीं ये कैंडी बोलेगा कैंडल बोलेगा, है तो इंग्लिश वर्ड्स हैं। लेकिन अगर बाइलिंगुअल पर्सन है तो वो तो दोनों लैंग्वेजेस से फिर वो उठा सकता है वर्ड्स। ठीक है, तो वो जो ऑडिटरी इनपुट है ना, ऑडिटरी मतलब जो सुनने का जो इनपुट है वो एक्टिवेट होता है रिगार्डलेस वो किसी भी लैंग्वेज में हो। Some of the most compelling evidence for this phenomena called language co-activation comes from the study eye movement. जो most interesting evidence है इस phenomena में, जिसको हम क्या बोलते हैं, called language co-activation, ये आई मूवमेंट से पता लगता है। वो बोला ए रशियन इंग्लिश बाइलिंगुअल, रशियन इंग्लिश मतलब जिसको रशियन भी पता हो और इंग्लिश भी पता हो, बाइलिंगुअल मतलब दोनों लैंग्वेज जानता है। आस्क्ड टू पिक अप ए मार्कर, उसे बोला मार्कर पिक करो फ्रॉम अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स थी। वुड लुक मोर एट ए स्टैम्प देन समवन हु डजंट नो रशियन। अच्छा, तो एक रशियन इंग्लिश को बोला कि मार्कर को पुट पिक करो कुछ ऑब्जेक्ट्स में से, तो वो किसकी तरफ देख रहा था? स्टैम्प की तरफ उसने देखा। बोला तो मार्कर था, देखो स्टैम्प की तरफ था। तो लेकिन जो जिसे रशियन नहीं पता वो तो ऐसा नहीं करता। बिकॉज द रशियन वर्ड फॉर स्टैम्प मार्का, क्योंकि रशियन वर्ड जो है स्टैम्प के लिए वो क्या है? मार्का। तो इसलिए उसको जो जब बोला मार्कर पिक करो उसे बोला मार्का लगा, तो वो स्टैम्प की तरफ देखने लगा। साउंड्स लाइक इंग्लिश वर्ड, ही और शी हर्ड मार्कर, तो उसी की तरह है। In the case like this, language co-activation occurs because what the listener hears could map onto words in either language. तो ये लैंग्वेज को एक्टिवेशन इस केस में अक्कर होती है क्योंकि लिसनर को वो जो भी वर्ड बोला तो वो किसी भी लैंग्वेज में उसे सोच सकता है कि अच्छा ये रशियन है कि इंग्लिश है, तो उसके दिमाग में कुछ भी आएगा। तो अगर हम बोलें टेस्ट, ऑब्जर्विंग द डैश ऑफ द रशियन इंग्लिश बाइलिंगुअल पीपल व्हेन आस्क्ड टू सेलेक्ट ए सर्टेन ऑब्जेक्ट, तो जब उसको बोला गया रशियन इंग्लिश बाइलिंगुअल पीपल को कि कोई सर्टेन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, तो क्या ऑब्जर्व किया था उसकी? तो उसकी हमने क्या ऑब्जर्व किया? आई मूवमेंट को। तो उसने किसकी तरफ देखा? सो आंसर आ गया आई मूवमेंट, क्योंकि वो मार्कर की तरफ देखेगा। बाइलिंगुअल पीपल एंगेज बोथ लैंग्वेजेस साइमल्टेनियसली। इस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? लैंग्वेज को एक्टिवेशन। सो कॉल्ड लैंग्वेज को एक्टिवेशन, ऐसे फिनोमेना को। सो इसका आंसर आ गया लैंग्वेज को एक्टिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए टेस्ट कॉल्ड द डैश फोकसिंग ऑन नेमिंग कलर्स। तो इसका फाइंडिंग है बाइलिंगुअल पीपल आर मोर एबल टू हैंडल टास्क्स इन्वॉल्विंग ए स्किल कॉल्ड डैश। बाइलिंगुअल पीपल वो ज़्यादा एबल होते हैं टास्क को हैंडल करने के लिए जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है? एक स्किल जिसका नाम है डैश। यहाँ से अगर हम पढ़ें एज ए रिजल्ट द कॉन्स्टेंट जगलिंग
of two languages create a need to control how much a person assess a language at any given time. क्योंकि अगर कोई पर्सन दो लैंग्वेजेस जानता है तो वो वर्ड को दोनों लैंग्वेजेस में सर्च करेगा. मतलब ये जो कांस्टेंट जगलिंग होती है, अच्छा वो ये बोला कि ये बोला, ये एक नीड को क्रिएट करता है जिसमें पर्सन कोशिश करता है कि वो अपने इस लैंग्वेज की नॉलेज को कंट्रोल करे, मतलब वो उसे सही ध्यान से यूज़ करे, असेस करे. फॉर दिस रीज़न, इसीलिए bilingual people often perform better on tasks that requires conflict management. इसलिए ना bilingual people perform better करते हैं उन टास्क्स में जिसमें कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है. कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एक कन्फ्लिक्ट होता है, झगड़ा, मतलब आपस में कोई मतभेद हो गया, उसको मैनेज करना. तो bilingual people are more able to handle tasks that require conflict management, so that involving a skill called, so हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा conflict management. इन द क्लासिक स्कूप टास्क, सो एक ये टास्क है, कौन सा टास्क है? क्लासिक स्कूप टास्क. यहाँ इस टास्क में पीपल सी ए वर्ड एंड आस्क्ड टू नेम द कलर ऑफ द वर्ड्स फॉन्ट. ठीक है, तो लोग एक वर्ड देखते हैं और उनको बोला जाता है कि आप उसका नाम दो, ठीक है, कलर का जो वर्ड फॉन्ट में लिखा हुआ है. तो इसका ए टेस्ट कॉल्ड द डैश फोकसिंग ऑन नेमिंग कलर्स. तो यहाँ पे जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? कौन सा टास्क था? क्लासिक स्ट्रूप टास्क. सो हमारा आंसर आ जाएगा द. तो क्लासिक स्ट्रूप टास्क था जो पीपल सी अ वर्ड, तो एक वर्ड देखेंगे एंड आर आस्क्ड टू नेम द कलर ऑफ द वर्ड फॉन्ट. तो उस वर्ड फॉन्ट का जो कलर है तो वो बताएंगे. व्हेन द कलर एंड द वर्ड मैचेस, मतलब रेड वर्ड है और प्रिंटेड रेड कलर है, people correctly name the color more quickly than when the color and the word didn't match. That is, red किस में प्रिंट किया है? ब्लू. तो सेम कलर और सेम प्रिंट था, सेम फॉन्ट था, रेड को रेड कलर में लिखा है तो फास्ट मैच कर लिया, लेकिन वो अलग कलर था तो नहीं मैच कर पाए, मतलब देर लगी. नेक्स्ट है ए टेस्ट इन्वॉल्विंग स्विचिंग बिटवीन टास्क्स. सो टास्क्स के बीच में क्या करना था? स्विच करना था. When changing strategies, जब वो strategies को change कर रहे थे, bilingual people have superior dash. superior होता है अच्छा, better. तो उनके पास superior dash था. यहाँ पे लिखा है when bilinguals have to switch from categorizing objects by color to categorizing them by shape. तो जब उनको बीच में switch करना पड़ रहा था bilingual people को कि वो color को categorize करें red और green, तो बीच में वो क्या categorize करते थे? shape, circle and triangle. ठीक है, दे डू मोर क्विकली, एक तो वो ज़्यादा क्विकली करते थे, एंड देन मोनोलिंगुअल पीपल. मोनोलिंगुअल, मोनो होता है वन, जो सिंगल लैंग्वेज को जानते थे, उनसे ज़्यादा क्विकली वो ये कर पा रहे थे. रिफ्लेक्टिंग बेटर कोग्निटिव कंट्रोल व्हेन हैविंग टू मेक रैपिड चेंजेस ऑफ स्ट्रेटजीज. तो जब उन्होंने रैपिड चेंजेस की ना स्ट्रेटजीज में, मतलब जब उनको ये स्ट्रेटजीज में चेंजेस करने थे, तो वो रिफ्लेक्ट कर रहे थे, शो कर रहे थे बेटर कोग्निटिव कंट्रोल. सो हमारा जो आंसर आएगा चेंजिंग स्ट्रेटजीज में बाइलिंगुअल पीपल हैड सुपीरियर. आंसर इज कोग्निटिव कंट्रोल. नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 से 36. येस नो नॉट गिवन. सो फर्स्ट क्वेश्चन है एटीट्यूड टुवर्ड्स बाइलिंगुअलिज्म हैव चेंज्ड इन रिसेंट ईयर्स. जो एटीट्यूड है बाइलिंगुअलिज्म का, उसकी तरफ जो एटीट्यूड है वो चेंज हो गया रिसेंट ईयर्स में. According to the latest figures, the majority of world population is now bilingual and multilingual, having grown up speaking two or more languages. आजकल की जो population है ना, वो दो तीन languages बोलती है. In the past, पुराने समय में, such children were considered to be at a disadvantage compared with the monolingual pair. Past में ये सोचा जाता था कि जिनको ज़्यादा लैंग्वेज आती है ना, उनको नुकसान है उनसे, उनके कंपैरिजन में जिनको एक लैंग्वेज आती है. Over the past few decades, कुछ ही पिछले सालों में, however, technological advances have allowed researchers to look more deeply at how bilingualism interacts and changes the cognitive and neurological system. Cognitive होता है understanding और neurological होता है दिमाग के systems. तो जो technological advances से researcher को पता लगा है, उन्होंने जब इसका deeply में देखा कि ये जो bilingualism है कैसे ये हमारी knowledge और technological system को change करता है. Identifying clear benefits of being bilingual. So इससे हमें बेनिफिट्स होते हैं बाइलिंगुअल, उनको पता लग गया. तो ये हम डायरेक्टली तो नहीं लिखा एटीट्यूड टुवर्ड्स बाइलिंगुअलिज्म हैज चेंज इन रीसेंट ईयर्स. तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है येस नो नॉट गिवन, थोड़ा ट्रिकी होता है क्योंकि इसमें ना राइटर का ओपिनियन जो है वो हमें मैच करना होता है स्टेटमेंट से, जो कि डायरेक्टली गिवन नहीं होता, इम्प्लिसिट नहीं होता डायरेक्ट. तो हमें वो समझना पड़ेगा
सो इस केस में हम इस आंसर को बोलेंगे यस। यस क्यों? क्योंकि रिसेंट ईयर्स में ये पता लगा है कि इसके बेनिफिट्स हैं, ये हमारी कॉग्निटिव नॉलेज और दिमागी सिस्टम को हेल्प करता है, चेंज करता है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। दैट मीन्स इसकी तरफ जो बाइलिंगुअलिज्म पास्ट में हम बोल रहे थे ये खराब है, ठीक है, चिल्ड्रंस के लिए अच्छा नहीं है, नुकसानदेह है, अब हमें पता है इसके एडवांटेज हैं। तो इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा, ऑथर का ओपिनियन है यस। बाइलिंगुअल people are better than monolingual people by at guessing correctly what words are before they are finished. जो bilingual people है वो monolingual से ज़्यादा बेटर होते हैं गेस करने में कि वो कोई भी पर्सन क्या वर्ड बोलने वाला है, उससे पहले ही वो उनको पता लग जाता है। सो ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है, सो इसलिए हमारा आंसर होगा नॉट गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइलिंगुअल पीपल कंसिस्टेंटली नेम इमेजेस फास्टर देन मोनोलिंगुअल पीपल। सो जो बाइलिंगुअल पीपल है वो नेम जो है इमेजेस के वो फास्टर बताते हैं मोनोलिंगुअल पीपल से। लेकिन यहाँ पे लिखा है फॉर इंस्टेंस नोइंग मोर देन वन लैंग्वेज कैन कॉज स्पीकर टू नेम पिक्चर्स मोर स्लोली। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमें ये बताती है कि जो अगर कोई पर्सन को मोर देन वन लैंग्वेज पता है तो वो नेम करते हैं पिक्चर्स मोर स्लोली। ठीक है, सो ये फिर आंसर आ जाएगा नो। 35 क्वेश्चन है, बाइलिंगुअल पीपल्स ब्रेन प्रोसेस सिंगल साउंड्स मोर एफिशिएंटली देन मोनोलिंगुअल पीपल इन ऑल सिचुएशंस। सो जो बाइलिंगुअल पीपल का जो ब्रेन है वो प्रोसेस करता है साउंड्स मोर एफिशिएंटली देन मोनोलिंगुअल पीपल इन ऑल सिचुएशंस। लेकिन यहाँ पे लिखा है व्हेन मोनोलिंगुअल एंड बाइलिंगुअल एडोलेसेंट्स listen to simple speech sounds without any intervening background noise, they show highly similar brain stem responses. तो जब कोई बैकग्राउंड नॉइज नहीं है, कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रही बैकग्राउंड नॉइज की, और वो सिंपल स्पीच साउंड्स सुन रहे हैं, मोनोलिंगुअल भी बायोलिंगुअल भी एडोलेसेंट्स, तो फिर उनका जो ब्रेन है शो सिमिलर ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्सेस, उनके जो रिस्पॉन्सेस थे वो सिमिलर थे। इसका मतलब ऑल सिचुएशंस में बाइलिंगुअल पीपल हाई एफिशिएंसी नहीं शो करते। सो आंसर ये भी क्या हो जाएगा, नो। क्वेश्चन नंबर 36 है, फ्यूअर बाइलिंगुअल पीपल देन मोनोलिंगुअल पीपल सफर फ्रॉम ब्रेन डिजीज इन ओल्ड एज। इसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, सो इसलिए हमारा ये आंसर आ जाएगा नॉट गिवन। सो डिजीज़ के बारे में कौन ज़्यादा सफ़र करता है ये हमें नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 से 40 है, विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सो पैराग्राफ कंटेन इन्फॉर्मेशन। 37th क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ बाइलिंगुअल एंड मोनोलिंगुअल पीपल्स ब्रेन रिकॉर्ड डिफरेंटली टू ए सर्टेन टाइप ऑफ नॉन वर्बल ऑडिटरी इनपुट्स। सो वो रिस्पॉन्ड करते थे, ये दोनों बाइलिंगुअल और मोनोलिंगुअल पीपल हैं जो रिस्पॉन्ड करते थे डिफरेंटली, मतलब डिफरेंट रिस्पॉन्ड करते थे टू सर्टेन टाइप ऑफ मतलब किसी खास तरह के नॉन वर्बल ऑडिटरी इनपुट। अब जो नॉन वर्बल ऑडिटरी कम्युनिकेशन होती है या नॉन वर्बल ऑडिटरी इनपुट है, तो वो कैसा होता है, जैसे इसमें हम इंटोनेशंस की बात कर सकते हैं, वोकल इंटोनेशंस। इंटोनेशंस क्या होते हैं, कहाँ पे वो रुका, जैसे फॉर एग्जांपल कहाँ पे वो रुका, कहाँ पे वो पॉज का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल हम बोलते बोलते कभी रुक गए तो उसका मतलब क्या है पॉज का। या फिर साउंड की पिच के बारे में, पिच मतलब क्या होता है, पिच या कॉन्टेक्स्ट ये भी मैं बताऊंगा दोनों। सो पिच का मतलब होता है कि जैसे वो जो साउंड की फ्रिक्वेंसी है, जैसे वो हाई है या लो है, मतलब वो ऊंची आवाज़ में बोल रहा है या धीमी आवाज़ में बोल रहा है। धीमी मतलब क्या वो गुस्से है, अग्रेसिव है, ठीक है, या शांत है, काम है, ठीक है। ये उसकी आवाज़ से हमें पता लग जाएगा। ये कैसे पता लगेगा, उसकी पिच ऑफ द साउंड से, मतलब उसकी पिच कैसी है, हाई है या लो है, वो गुस्से में है या शांत है। कॉन्टेक्स्ट मतलब वो कैसे क्या बताने की कोशिश कर रहा है हमें, मतलब एक ही शब्द को हम कई तरह बोल सकते हैं तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। कॉन्टेक्स्ट होता है सर्कमस्टांसेस, किस सर्कमस्टांस में हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब वर्ड्स सेम है, लैंग्वेज सेम है, लेकिन उसकी इंटोनेशंस, पिच, कॉन्टेक्स्ट वो किस सर्कमस्टांस में यूज़ किया है, उसका वो हाई है या लो है, या उसके इंटोनेशंस कैसे, कहाँ पे रुका कहाँ पे नहीं रुका, ये उसका नॉन वर्बल ऑडिटरी इनपुट्स या कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल ऑडिटरी कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो अगर हम ये देखें, व्हेन रिसर्चर्स प्ले द सेम साउंड टू बोथ ग्रुप्स, उन्होंने जब सेम साउंड बोथ ग्रुप को सुनाया इन द प्रेजेंस ऑफ बैकग्राउंड नॉइज, लेकिन इस बार क्या थी, बैकग्राउंड नॉइज थी,
द बाइलिंगुअल लिसनर्स, जो दो लैंग्वेज जानते थे, न्यूट्रल रिस्पॉन्स इज कंसिडर्ड लार्जर. लार्जर का मतलब उनका जो रिस्पॉन्स था वो बेटर था, रिफ्लेक्टिंग बेटर इनकोडिंग ऑफ द साउंड्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. फंडामेंटल होता है बेसिक, जो साउंड की जो सबसे बेसिक जो सोर्स था, सेंटर ऑफ साउंड था, वो बेटर इनकोड कर पाए. बेटर इनकोड मतलब उसको सही तरह से इंटरप्रेट कर पाए कि वो कैसे बोल रहे हैं. अ फीचर ऑफ साउंड क्लोजली रिलेटेड टू पिच परसेप्शन. तो वो ऐसा एक फीचर है साउंड का जो कि पिच परसेप्शन से है. परसेप्शन मतलब उसको समझना, पिच मतलब कि उसकी जो स्पीड या फिर उसकी जो इंटेंसिटी है बोलने की, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है या काम है, मतलब हाई है या लो है. सो इसलिए इन दोनों ने डिफरेंट रिस्पॉन्स किया. इसलिए हमारा ये जो आंसर है पैराग्राफ कंटेन इन्फॉर्मेशन में, ये हमें कौन से पैराग्राफ में मिला? आंसर इज डी. 38th क्वेश्चन है ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हाउ ए बाइलिंगुअल अपब्रिंगिंग. अपब्रिंगिंग मतलब जब किसी बाइलिंगुअल इन्वायरमेंट में किसी बच्चे का पालन पोषण हुआ एज बेनिफिट इवन बिफोर वी लर्न टू स्पीक. मतलब उससे बेनिफिट होता है उनको जब वो बोलना शुरू करते हैं, उससे पहले ही. यहाँ पे द बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद बाइलिंगुअल एक्सपीरियंस सीम टू स्टार्ट वेरी अर्ली. इससे हमें पता लग जाता है कि बाइलिंगुअल एक्सपीरियंस मतलब जो बाइलिंगुअल है वो उससे जुड़े हुए जो बेनिफिट्स हैं, फ़ायदे हैं, वो बड़ी जल्दी शुरू हो जाते हैं. इन वन स्टडी researcher taught 7-month-old babies growing up in monolingual or bilingual homes that when they heard a tinkling sound, a puppet appear on one side of the screen. तो जो रिसर्चर्स है उन्होंने क्या किया, मोनोलिंगुअल और बायलिंगुअल दोनों के होम्स में जो 7-month-old बेबी जो था, वहाँ पे उनको कोई साउंड सुनता था और वहाँ एक साइड उनके स्क्रीन पे पपेट आ जाता था. वन साइड अपेयर्ड ऑन द साइड ऑफ अ स्क्रीन, मतलब एक स्क्रीन के साइड पे एक पपेट आ जाता था. तो ऐसा एक एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने. हाफ वे थ्रू द स्टडी, मतलब बीच में ही, द पपेट बिगेन अपेयरिंग ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द स्क्रीन. तो पपेट उन्होंने दूसरी साइड दिखाना शुरू कर दिया. इन ऑर्डर टू गेट ए रिवॉर्ड द इन्फेंट हैड टू एडजस्ट द रूल दे डिड लर्न. तो उनको रिवॉर्ड तभी मिलेगा बच्चे को जब वो एडजस्ट करेंगे अच्छा किस साइड है, अगर वो ये सीख लें. ओनली द बाइलिंगुअल बेबीज वर एबल टू सक्सेसफुली लर्न द न्यू रूल. तो जो बाइलिंगुअल बेबीज थी ना, वो ही ये सक्सेसफुली लर्न कर पाए न्यू रूल को. दिस सजेस्ट फॉर वेरी यंग चिल्ड्रन, ये सजेस्ट करता है कि फॉर वेरी यंग चिल्ड्रन एज वेल ओल्ड पीपल नेविगेटिंग ए मल्टी लैंग्वेज इन्वायरमेंट imparts advantage that transfer far beyond language. So मल्टी लैंग्वेज इन्वायरमेंट में जो पर्सन रहता है तो imparts मतलब give, तो वो एडवांटेज देता है. ठीक है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो ओल्ड हो. तो इससे हमें पता लग जाता है कि 38th का आंसर हमें किस में मिला? जी में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस बाय विच पीपल आइडेंटिफाई वर्ड्स दैट दे हेयर. तो एक प्रोसेस के बारे में बताया है जो पीपल यूज़ करते हैं, मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोसेस बाय विच पीपल आइडेंटिफाई वर्ड्स दैट दे हेयर. मतलब कैसे वो वर्ड्स आइडेंटिफाई करते हैं जब वो सुनते हैं. यहाँ पे लिखा था व्हेन वी हेयर ए वर्ड वी डोंट हेयर द एंटायर वर्ड ऑल एट वंस. जब हम कोई शब्द सुनते हैं ना, हम पूरा इकट्ठा नहीं सुनते. द साउंड अराइव इन सीक्वेंशियल ऑर्डर. तो वो सीक्वेंशियल ऑर्डर में आता है. सो लॉन्ग बिफोर द वर्ड इज फिनिश्ड द ब्रेन सिस्टम बिगिंस टू गेस व्हाट द वर्ड माइट बी. तो अभी वर्ड ख़त्म भी नहीं हुआ होता, हमारा जो ब्रेन सिस्टम है ना वो गेस करना शुरू कर देता है कि ये वर्ड क्या हो सकता है. तो यही हमारा इसलिए आंसर आ जाएगा बी, कि हमारा दिमाग कैसे प्रोसेस करता है कि लोग क्या वर्ड बोलना चाहते हैं जब वो हम सुनते हैं. सो आंसर आ जाएगा बी. लास्ट है रेफरेंस टू सम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बीइंग बाइलिंगुअल. नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस मतलब उसके नुकसान क्या है बाइलिंगुअल होने के. सी पैराग्राफ में दिखा है हैविंग टू डील विद दिस परसिस्टेंट लैंग्विस्टिक कंपटीशन कैन रिजल्ट इन डिफिकल्टीज. तो ये जो अगर किसी इंसान को दो लैंग्वेजेस पता है तो वो उस दोनों लैंग्वेजेस में लगातार वो प्रॉब्लम आती रहती है समझने में, क्योंकि किस लैंग्वेज को यूज़ करे, इसको या उसको. हैविंग टू डील विद दिस परसिस्टेंट लिंग्विस्टिक कंपटीशन. कोई भी वर्ड, जैसे किसी ने कोई भी वर्ड सुना, अब वो वर्ड किस में से किसका है, मतलब इंग्लिश का है, रशियन का है, ऐसा. तो इसमें डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं. जैसे फॉर इंस्टेंस
अगर नोइंग मोर देन वन लैंग्वेज कैन कॉज स्पीकर टू नेम पिक्चर्स मोर स्लोली, तो वो पिक्चर्स को स्लोली नेम देता है, तो ये एक डिफ़िकल्टी हो गई. एंड कैन इंक्रीज टिप ऑफ द टंग स्टेट व्हेन यू कैन ऑलमोस्ट बट नॉट क्वाइट ब्रिंग ए वर्ड टू माइंड. जैसे मतलब उसके दिमाग में वर्ड तो आ जाता है, लेकिन वो एग्जैक्टली कौन सा वर्ड होता है उसको थोड़ा टाइम लग जाता है या उसको समझ में नहीं आता. व्हेन यू कैन ऑलमोस्ट ब्रिंग ए वर्ड टू माइंड बट नॉट क्वाइट, मतलब वर्ड तो दिमाग में आ गया लेकिन वो एग्जैक्टली वर्ड दिमाग में नहीं आया. तो ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं अगर बहुत सारी लैंग्वेज पता हो तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा 40th का, वो आंसर आ जाएगा सी. आई होप आपको तीनों पैसेजेस क्लियर हो गए होंगे. अगर आपको तीनों पैसेजेस के आंसर्स समझने में कोई भी दिक्कत आई है तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताएं ताकि हम उस पर इम्प्रूव कर सकें. थैंक यू.